बट क्या ये उतना ही सुहाना है जितना दिखता है, या आपको लगता है कि नहीं, मैंने शायद थोड़ा जल्दी मैंने अपने आप को जो है अपने बिजनेस से, या फिर मैं बोलूँगा कि जो एक्टिव इनकम से अलग कर लिया? अगर कोई व्यक्ति चाहे तो वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होके बिना रिटायर हुए भी जो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को अचीव करके आगे चल सकता है। रवि सर नमस्ते, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका द मनी पॉडकास्ट पे। ऑल गुड, हैप्पी टू बी हियर। तो सबसे पहले मैं अपनी फर्स्ट जो है वो बता दूं कि मैं आपसे कैसे परिचित हुआ था, मैंने आपको कैसे जाना था। एक बहुत ही अच्छी आवाज़ आती थी, हांडा का फंडा, और उसमें फिर MBA के कैट के लेक्चर्स जो हैं वो दिए जाते थे। मैंने बल्कि आपसे इंस्पिरेशन ली थी कि मैं ऑनलाइन क्लासेस में कैसे जाऊं। जब मैं सॉफ्टवेयर वगैरह एक्सप्लोर कर रहा था तो मैंने आपके बारे में जाना, थोड़ा बहुत पढ़ा और आपकी क्लासेस को देखा। मैं चाहता हूं सर एक बार आप ऑडियंस से अपने आप को रूबरू कराएं, आज रवि हांडा को कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए और पहले वो क्या थे, थोड़ा सा आपकी लाइफ जर्नी भी इसमें बीच में बताएं प्लीज़। श्योर। तो मैं कॉलेज के बाद से ही एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर घुस गया था। आई जॉइंड इन कैलकाटा, IMS करके कैट की कोचिंग हुआ करती थी, अभी भी है, इट्स रीजनेबली पॉपुलर वन। वहां से मैंने अपना करियर शुरू किया और 2008 के आसपास मैंने YouTube पे अपने वीडियोस वगैरह बनाने चालू कर दिए। तब मैं YouTube पे वीडियोस इसीलिए बनाता था, तब तो उतना मोनेटाइजेशन और कोर्सेज वगैरह 2008, आज से 16 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तब तो YouTube वगैरह पे इतना कुछ होता नहीं था। बट माय आइडिया बिहाइंड दैट वाज कि अरे यार, आप कुछ एक्स्ट्रा करोगे तो बॉस खुश होगा, तो आपको अच्छा प्रमोशन मिलेगा। और वो हुआ भी, मैंने ये सब किया, मेरे बॉस को अच्छा लगा, मेरे को प्रमोशन भी मिला, एंड दैट इज हाउ द ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन जर्नी स्टार्टेड। फिर धीरे धीरे ऑनलाइन मैंने और कंटेंट क्रिएट करना चालू किया। रेडिफ करके एक वेबसाइट होती थी, उसके लिए मैंने लिखना शुरू किया। पागल गाय करके एक वेबसाइट होती थी जो कि MBA के डोमेन के लिए ही थी, उसके लिए मैंने लिखना शुरू किया। MBA यूनिवर्स के लिए मैंने लिखना शुरू किया। ये सब करके मैंने ऑनलाइन कंटेंट बनाया और 2013 के आसपास मैंने एक फुल फ्लेजेड अपना बिजनेस लॉन्च किया। मेरी वेबसाइट और ऑनलाइन कंटेंट वगैरह तो शायद 2007 वात में ही मैंने बना ली थी, बट एज अ बिजनेस आई स्टार्टेड इट इन लेट 2012-2013। बिजनेस उस टाइम पे उतना कंपटीशन नहीं था, प्राइसेस बहुत कम थे, ऑनलाइन कोर्सेज 2012-13 में उतने लोग बनाते नहीं थे, तो बिजनेस मेरा अच्छा चला। 2018-19 वगैरह तक मेरा बिजनेस अच्छा चलता रहा और 2019 के आसपास तक आते आते फिर मेरा बिजनेस गिरने लग गया, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। मेरे पास में कोई टेक वगैरह तो था नहीं, एक सिंपल वर्डप्रेस की वेबसाइट पे वीडियोस बना के डाल दिए थे, आप आओ, पासवर्ड डालो और वो देखो। सो दैट वाज अ वेरी गुड सोल्यूशन इन 2013, बट दैट वाज नॉट अ वेरी गुड सोल्यूशन इन 2019। तो फिर मेरा बिजनेस गिरने लग गया। जब मेरा बिजनेस गिरने लग गया तो फिर मैंने सोचा इस बिजनेस को मैं बेच देता हूँ। 2021 के आसपास मैंने ये लेट 2020 में मैंने अपने बिजनेस को बेच दिया अनअकैडमी को। फिर मैंने 1.5-2 साल के आसपास अनअकैडमी के साथ में काम किया और फिर मैंने वो काम भी 2022 के अर्ली या मिडिल के आसपास मैंने वो काम भी छोड़ दिया। और उसके बाद में मैं अब घर पे मोस्टली बैठ के टाइम पास करता हूँ। कभी मोस्टली मैं ट्विटर के ऊपर काफ़ी टाइम पास करता हूँ, थोड़े बहुत कभी कभी मैं यूट्यूब पे वीडियोस बना लेता हूँ। मैंने वापस से लिखना शुरू किया है, कभी मनी कंट्रोल के लिए लिख रहा हूँ, थोड़े बहुत मैं क्विजिंग में मुझे इंटरेस्ट है, उसको मैं फॉलो अप कर रहा हूँ। स्टैंड अप कॉमेडी है, वो भी मेरी बहुत टाइम से इच्छा थी ट्राई करने की, तो वो भी मैंने ट्राई किया। तो अब मेरे पास में टाइम भी है और पैसा भी है, तो मैं ये सारी चीज़ें जो मैं बहुत टाइम से करना चाह रहा था वो मैं अब कर पा रहा हूँ। सो दिस इज ब्रॉडली व्हाट द जर्नी हैज बीन। राइट सर, 2022 में क्या एज रही होगी आपकी जब आपने ये डिसीजन लिया कि अब मैं जो करना चाहता हूँ वो करूँगा? हाँ, तो मैं अभी 40 का हूँ, 2 कम कर दो तो 38 रही थी। 38, राइट। दूर से अब शायद ये जो लोग सुन रहे होंगे इस पॉडकास्ट को, उन्हें बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि देखो भाई, अब स्टैंड अप कॉमेडी भी ट्राई कर रहे हैं और अपने लिखने वाले पैशन को भी फॉलो कर रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियोस भी बना रहे हैं और ट्विटर पे भी एक्टिव है और ऑब्वियसली अपने टाइम को एंजॉय भी कर रहे हैं। बट क्या ये उतना ही
सुहाना है जितना दिखता है, या आपको लगता है कि नहीं, मैंने शायद थोड़ा जल्दी मैंने अपने आप को जो है अपने बिजनेस से, या फिर मैं बोलूँगा कि जो एक्टिव इनकम से अलग कर लिया? अब देखो, ये कोई भी चीज सुहानी है या नहीं है, वो इस पे डिपेंड करता है कि आप उसको किससे कंपेयर कर रहे हो। तो अगर मैं बोलूं कि आज की डेट में जयपुर का ट्रैफिक जो है वो सुहाना है, तो बैंगलोर के मुकाबले तो सुहाना है। बट राइट। अगर मैं बोलूं, इसको मैं कंपेयर करूं किसी भी डेवलप्ड कंट्री से, सिंगापुर से कंपेयर करूं, या मैं इसको कहीं भी यूएस से कंपेयर करूं, तो क्या ये जयपुर का ट्रैफिक सुहाना है? नहीं है। तो इट इज ऑलवेज इन कंपैरिजन। तो मेरा जो करियर था, जो कि मेरा एडटेक के अंदर मैंने अपना करियर बनाया, जब मैंने एजुकेशन इंडस्ट्री ज्वाइन करी 2006-7 के आसपास, जब मैंने ऑनलाइन एडटेक में अपनी कंपनी बनाई 2012-13 के आसपास, तब वो एक बहुत ही अच्छी और रिस्पेक्टेबल फील्ड हुआ करती थी। 2022 तक आते आते, या 2020-21, बेसिकली इसका पतन 2016 के अंदर हम बोल सकते हैं चालू हुआ, क्योंकि 2016 के अंदर जब जियो वगैरह आ गया था, तो उसके बाद में बहुत सारे लोग इसके अंदर आ गए, बहुत सारे अच्छे लोग भी आ गए, बहुत सारे नॉट सो गुड पीपल ऑल्सो केम इन, और ये एजुकेशन से धीरे धीरे दूर होता गया, और जैसे कहते हैं ना कि फूहड़ता और एंगेजमेंट और लाइक्स और उन सब की तरफ बढ़ता चला गया। और पहले जो काम करना मेरे को अच्छा लगता था, मेरे को पढ़ाना जो है वो अच्छा लगता था, और मैं किसी बच्चे को कुछ सिखा रहा हूँ, वो सीख रहा है, उसके बाद में उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है, ये सारी चीजें मेरे को अच्छी लगती थी। अब धीरे धीरे उन सब से मेरा मन उचटता सा चला गया, क्योंकि 2022 के अंदर दैट वाज देयर, बट इट वाज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ माय जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो इतना कम हो गया कि मेरा तो इससे मन ही उब गया। सो अब ये सुहाना है या नहीं है, तो मेरी नौकरी के मुकाबले तो ये बहुत सुहाना है। और आज की डेट में मैं वापस से सपोज एजुकेशन इंडस्ट्री में ही जा सकता हूँ। अब 20 साल इसमें काम किया तो कुछ नई चीज तो कर नहीं पाऊंगा। आज की डेट में जो एडटेक इंडस्ट्री है इंडिया के अंदर, जिसके अंदर मेरे को काम मिलेगा या वो सब होगा, वो मेरे लायक बची नहीं है, या मैं उसके लायक बचा नहीं हूँ। तो मेरे पास में या तो मैं उसमें इन्वॉल्व होके कॉम्प्रोमाइज करके काम करूं, जिसकी मुझे जरूरत नहीं है, क्यों करूं भाई, पैसे हैं मेरे पास में। राइट। तो उसके मुकाबले तो ये बेटर है। बट जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया और उसके हिसाब से अगर किसी को लगता है कि यार ये तो जन्नत है, एकदम ऐश चल रही है और वैसा सब कुछ है, बिल्कुल नहीं है। बहुत ही घटिया है, बहुत ज्यादा घटिया है। तो मैं ये बोलूंगा कि मान लो मैं तुमको चक्कू मार देता हूं, तो वो चक्कू था, वो चक्कू निकल गया है। वो चक्कू निकलने के बाद में घाव तो है ना, तो अब वो घाव को अगर तुम बोलोगे कि ये सुहाना है, नहीं भाई, सुहाना नहीं है, बस वो चक्कू निकल गया, उससे बेटर है। राइट, राइट। इट इज नॉट सिक्स पैक एब्स दैट हैव बीन डेवलप्ड, इट्स जस्ट कि वो तुम्हारे सीने में से खंजर जो है वो निकल चुका है। तो अब एक मूवमेंट, और बल्कि आपका जो पॉडकास्ट है उसका भी नाम है देसी फायर पॉडकास्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? तो फायर, मैं चाहता हूँ कि आप एक बार बताएं कि फायर क्या है, और इंडिया में उस कॉन्सेप्ट पे मैं आपके ट्वीट्स भी पढ़ता रहता हूँ, आपके थॉट्स भी पढ़ता रहता हूँ, तो बड़े मिक्स्ड ट्वीट्स आते हैं आपके, और ऐसा आप दिखाते हैं कि जैसा आपने बताया कि उतना सुहाना नहीं, वैसे वो चाकू निकाल दिया है। तो पहले तो फायर वाले कॉन्सेप्ट को मैं चाहता हूँ कि आप हमारे ऑडियंस को ज़रा समझाएं कि व्हाट इज़ फायर एक्चुअली। ओके, सो दी फंडामेंटल आइडिया बिहाइंड फायर, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो एक्सपेंशन है वो होता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड रिटायर अर्ली। द आइडिया इज कि आप इतना पैसा इकट्ठा कर लो कि आपको पैसे के लिए फिर काम करने की जरूरत नहीं रहे, तो उसको आप बोलते हो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। कि आपको पैसे की अब जरूरत नहीं है, आप पैसे से इंडिपेंडेंट हो चुके हो, आपके जो भी खर्चे हैं, जो भी आप करना चाहते हो, उसके लिए आपके पास में पैसा आ गया है। दैट इज द फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एस्पेक्ट ऑफ इट। द सेकंड पार्ट इज, ये आपको अलाउ करता है कि भैया नौकरी छोड़ दो, आप रिटायर कर जाओ, और अगर आपने इतना पैसा
50 की उम्र में इकट्ठा कर लिया है, तो आपको क्या जरूरत है आप 65 तक काम करो, आप 50 पे रिटायर कर जाओ, सो दैट मीन्स यू आर रिटायरिंग अर्ली। सो अब आपको वो रिटायर करना है या नहीं करना है, दैट इज अ सेपरेट क्वेश्चन ऑल टुगेदर। सो ये दो हिस्से हैं। पहली बात तो इतना पैसा है भी या नहीं है, अब पैसा हो गया तब उसके बाद में आपको रिटायर करना है या नहीं करना है, दैट इज द secondary question which is there, and if you actually do it, then it becomes that you have retired early। ये broad concept है फायर का। राइट, तो मतलब आप कह रहे हैं कि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और रिटायर अर्ली दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर कोई व्यक्ति चाहे तो वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होके बिना रिटायर हुए भी जो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को अचीव करके आगे चल सकता है। बिना इंडिपेंडेंट हुए भी चल सकता है यार, जिंदगी तो लोग जी ही रहे हैं ना, मतलब इसमें क्या बात नहीं, है। मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की बात कर रहा हूँ कि ऑब्वियसली मतलब आज हमारे टाइम पे इस बात पे चर्चा भी हो रही है, लेकिन पहले समय तो ये सब चीज़ें चर्चा में भी नहीं होती थी। मेरा कहने का मतलब ये है कि फायर दोनों एक साथ होने ज़रूरी नहीं है, सिर्फ FI भी हो सकता है और बंदा आगे काम करता रहे। हाँ बिल्कुल, मतलब मैं बोल रहा हूँ दोनों क्या एक भी होना जरूरी नहीं है ना, जरूरी तो कुछ भी नहीं है भाई, जो तुम्हारी मर्जी आ रही है वो करो। तुम्हारे पास में पैसा है या नहीं है, पैसा होना तुमको एक ऑप्शन दे देता है। अब पहली बात, तुम्हारे पास में पैसा है या नहीं है, क्या फर्क पड़ता है? अगर तुम्हारे पास में पैसा नहीं है तो क्या तुम घर पे बैठ के रोने बैठ जाओगे? नहीं। और पैसा है तो अब उसके बाद में तुम्हारे पास में ऑप्शन है कि भैया नौकरी करनी है करो, नहीं करनी है मत करो। मतलब ऐसा नहीं है ना कि यही एक तरीका है लाइफ में खुश होने का और एनीथिंग लाइक दैट। तुम राइट, अपने हिसाब से जियो जो तुम्हें उचित लगे। राइट, जैसे आपने बताया कि 2016 के बाद एक बाढ़ सी आ गई है कंटेंट की, और बहुत सारी चीज़ों का आपने नाम लिया। उसमें एक बाढ़ में एक चीज़ और बह के आई है, फायर। और फायर एट द एज ऑफ 30, एट द एज ऑफ 28, एट द एज ऑफ 33। आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि आप लेट हो गए 40 ईयर्स में फायर होके? नहीं, मेरे को कभी भाई सी अगेन ये जो चीजें हैं ना कि तुम लेट है या तुम अर्ली है, यार ऑप्शन क्या है लाइफ में? इट इज ऑलवेज अबाउट कि समाज के लिए नहीं, अपनी मेरे पास में कोई चारा ही नहीं बचा है। अभी बहुत सारे लोग ऐसी मजबूरी की सिचुएशन में होते हैं कि उनको मजबूरी है, उनको नौकरी करनी पड़ेगी। तो क्या वो गलत है? बिल्कुल नहीं है। मेरी किस्मत अच्छी थी, मेरा धंधा जो है वो चल निकला, और उसके बाद में फिर मैंने अय्याशी वगैरह कुछ की नहीं कि पैसा वैसा मैं कहीं इधर उधर उड़ा रहा हूँ, तो पैसा वो बचता रहा। तो इसलिए मेरा जो है मेरे पास में इतना पैसा इकट्ठा हो गया कि मैं नौकरी छोड़ सकता हूँ, तो मैंने छोड़ दी। अब ये बोलना कि ये बहुत जल्दी हुआ या बहुत लेट हुआ या ये हुआ ही क्यों, मतलब फायर फंडामेंटली जो है ये सही डिसीजन रहा क्या तुम्हारा हांडा, या गलत डिसीजन रहा? अरे भैया मेरे पास में ऑप्शन कहाँ है सही और गलत का? तो जब वो जिसके पास में एक्चुअली इतनी अच्छी अच्छी चॉइसेस बचें तब वो डिसाइड करे कि क्या करना। अभी मेरे पास में ये ऑप्शन है कि मैं X गाड़ी चलाऊं या Y गाड़ी चलाऊं, दैट इज अ कॉन्शियस डिसीजन दैट आई एम मेकिंग। बट जब अब मेरे पास में अभी ये ऑप्शन है, मैं वापस चाहूंगा तो शायद मेरे को एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी, बट वो अच्छी नौकरी जो होती है वो सिर्फ पैसे के टर्म्स में अच्छी नौकरी होगी। अगर तुम आज की डेट में मेरे को एक नौकरी दे दे जिसमें तुम मेरे को खुश रहने देगा, पैसा मेरे को आधा पैसा मिलेगा ना, मैं कल ज्वाइन कर लूंगा। बट और मैं बात करता हूँ टेक के अंदर जो लोग इन्वॉल्व हैं, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट लास्ट वीक मैंने एक कंपनी से बात की थी, और वो कंपनी, मैं कैट की कोचिंग करवाता था, वो कंपनी कैट की कोचिंग के अंदर अभी जस्ट घुस रही है, दे हैव बीन इन अदर फील्ड्स। तो वो लोग बोले कि अच्छा हाँ हम लोग ये एस्टैब्लिश कर रहे हैं, आप इसके ऊपर आके काम करने को तैयार हो, करना चाहोगे? मैंने कहा भैया मैं काम तो कर लूंगा, बट वो काम के अंदर फिर मेरे को जो मेरी नीड्स और रिक्वायरमेंट्स हैं, पैसा तुम डिसाइड करो कि तुमको मेरे को 10 लाख रुपया देना है, तुमको मेरे को 1 करोड़ रुपया देना है, वॉट एवर सैलरी यू फिगर आउट, बट काम मैं वही करूंगा जो कि मेरी मर्जी होगी। मुझसे आके तुम ये नहीं पूछोगे कि इतने बच्चे कब एनरोल हो रहे हैं, कब तुम्हारा जो कोर्स जो है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा एकदम बढ़िया से। नहीं,
काम होगा वो बढ़िया होगा, दैट मच आई कैन गारंटी, क्योंकि मेरे पास में इतना एक्सपीरियंस है, स्किल सेट है कि मैं एक अच्छी चीज बना सकता हूँ। बट अब उस अच्छी चीज के कितना धंधा उससे आ रहा है, क्या वो प्रोडक्ट जो है वो धंधे के लिए ऑप्टिमाइज्ड है या बच्चे की लर्निंग के लिए ऑप्टिमाइज है। जैसे एक बहुत मैं सिंपल एग्जांपल लोगों को देना चाहता हूँ, कैट की फील्ड में तो स्पेशली एप्लीकेबल है, मेरे को पता नहीं बाकी फील्ड्स में है या नहीं है। कैट के फील्ड में टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, और ज्यादातर बच्चे वो टेस्ट सीरीज लेना पसंद करते हैं जो कि मुश्किल हो, जिसमें मुश्किल क्वेश्चंस आते हैं। मेरे हिसाब से वो कोई बहुत सही स्ट्रैटेजी नहीं है। बच्चे लोगों को वो टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए जो कि पेपर के लेवल के एकदम पास में हो, क्लोज टू दी पेपर, इससे उनकी लर्निंग अच्छी होगी। बट अगर आप अपनी टेस्ट सीरीज वैसी रखोगे तो आपको बेचने के लिए कम चीजें मिलेंगी कि अरे यार मतलब ठीक है, हमारी टेस्ट सीरीज, नीरज बोलेगा जाके कि अरे मेरी टेस्ट सीरीज में तो ऐसे दादू दादू क्वेश्चन देता हूँ, हमारी टेस्ट सीरीज में तो बच्चे लेवल के सवाल आते हैं, तो लोग नीरज की टेस्ट सीरीज ज्यादा लेंगे और हांडा की टेस्ट सीरीज कम लेंगे। तो अब या तो मैं अपनी टेस्ट सीरीज का लेवल बढ़ा सकता हूं, बट देन आई एम टेकिंग अ डिसीजन व्हिच इज बेटर फॉर द बिजनेस एंड नॉट फॉर द स्टूडेंट, एंड any business will be driven by more sales, more profits and all of that, so it doesn't work. Another example could be, आज की डेट में आप देखोगे ऑनलाइन कोचिंग के अंदर लाइव क्लासेस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। कैट मेरे को बाकी का पता नहीं, बट कैट के जो बच्चे होते हैं वो काफी मेच्योर बच्चे होते हैं, दे आर ऑलरेडी ग्रेजुएट्स, 22-25 साल के वो लोग हो चुके हैं। उनके लिए लाइव क्लासेस आर नॉट रियली दैट ग्रेट एज अ टूल फॉर लर्निंग। उनके लिए एक ब्लेंडेड मैकेनिज्म जहां पे कि बल्क ऑफ द पढ़ाई कॉन्सेप्ट रिकॉर्डेड में हो गया, फिर उसके बाद में लाइव सपोर्ट के लिए हो गया, वो बेटर रहेगा। बट आप वो करोगे तो बिकेगा नहीं, क्योंकि बच्चे लोगों को लाइव क्लासेस की आदत है, वो बेचना ज्यादा आसान रहता है। सो दीज आर बिजनेस डिसीजंस व्हिच नीड टू बी टेकन। आई डोंट वांट टू डू समथिंग जस्ट बिकॉज इससे धंधा आएगा, क्योंकि मेरे को अब धंधे से जो है उतना फर्क पड़ा। राइट, मैं ये क्वेश्चन वैसे इस कॉन्टेक्स्ट में पूछा था कि जो ये जल्दबाजी होने लग गई है, मतलब अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा थोड़ा सरकास्टिकली, मैं उसका आंसर लेना चाहता था आपसे। ये जो जल्दबाजी होने लग गई है, 30 साल की उम्र में जी रिटायर होना है जी, 30 साल की उम्र में जी इतना कॉर्पस होना चाहिए, ये कहाँ तक आपको लगता है कि वायबल है? सही और गलत तो चलो ठीक है, आपने बोला सही और गलत कुछ नहीं होता, बट वायबल ये कहाँ तक है? क्या ये कहाँ से आ रही है बातें निकल के, और कितने हद तक ये वायबल है कि एक बंदा 30 साल की उम्र में बोले कि चलो भाई मैं जा रहा हूँ, अब मेरा हो गया? यार बहुत ही आसानी से वायबल है ये, अगर तुम ये भारत देश छोड़ के निकल जाए तो। क्योंकि दिक्कत जो है ना वो उन लोगों के लिए है जो कि इंडिया में रह रहे हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर कमाई इतनी कम है एक टैलेंटेड आदमी के लिए। यस, इंडिया के अंदर भी बहुत सारे लोग बहुत सारा पैसा बना रहे हैं, आई एम नॉट डिनाइंग इट, बट ऑन एन एवरेज नॉट दैट मेनी पीपल आर मेकिंग दैट मच मनी इन इंडिया। अगर मान ले तुम 22 साल की उम्र के अंदर एक अच्छे कॉलेज से पास आउट करके तुम सीधा यूएस चला जाता है और 7-8 साल वहां पे एज अ बैचलर तुम काम करता है, एंड यू भाई इंडिया के अंदर भी 22 साल के जो लोग नौकरी करने जाते हैं वो बैंगलोर के अंदर फ्लैट शेयर करके 4 लौंडे लोग रहते ही हैं। बिल्कुल, उनका जो खर्चा होता है वो बाइयों के अंदर बढ़ता ही है, बाई का खर्चा बढ़ता ही है, उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा बढ़ता ही है, वो उबर वगैरह से ट्रैवल कर लेंगे, ऑटो से ट्रैवल करने में किसी 24 साल के लड़के को शर्म नहीं आती है, आनी भी नहीं चाहिए, इतना तुमको कितना भी तुम कमाते हो, बट यू नो यू शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। ऐसी ही लाइफस्टाइल तुम अगर यूएस जाके मेंटेन करते हो एंड यू आर गेटिंग प्रीटी गुड सैलरी, तो तुम 8-10 साल में इतना पैसा आराम से बचा सकते हो कि तुम वापस फिर इंडिया आ जाओ, और तुम भाई आज की डेट में भी 90% ऑफ इंडियंस जो हैं वो टॉप 10 सिटीज के बाहर ही रहते हैं। अब तुम अलवर में रहता है या तुम फरीदाबाद वगैरह तो खैर फिर भी बड़ी होगी, तुम हिसार में रहता है सपोज, और तुम यूएस से पैसा कमा के 8-10 साल में बचा के आके, तुम्हारे मम्मी डैडी हिसार में रहते हैं, उन्हीं के साथ उनके घर में रह के आराम से तुम रिटायर कर सकता है। फाइनेंशियली तो कोई दिक्कत नहीं। अब नॉन फाइनेंशियली 50 और चीजें हैं, बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट जस्ट द मैथ ऑफ इट, इट इज
वेरी इजीली पॉसिबल। बस तुमको इस देश से अपने आप को बचा के निकालना होगा यार, देश छोड़ के चले जाओ तो बहुत आसान हो जाएगा। अब इसके बाद अगर बॉयकॉट रवि हांडा चल गया ट्विटर पे कि देश छोड़ के जाने की बात करो तो क्या करोगे? क्या क्या करूंगा, 2 दिन गाली सुनूंगा, तीसरे दिन भूल जाऊंगा। राइट, भाई अब राइट। तुम एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, तुम वहां पे खड़े हो तो क्या करोगे? तुम एक्सीडेंट होते हुए देखोगे। ओके, 2-3 क्वेश्चंस मेरे पास इसमें से निकले। आपने बोला कि यूएस में अगर आप 7-8 साल रह लो, बैचलर लाइफ जो है वो बिता लो, तो आप इतना पैसा कमा सकते हो कि रिटायर हो सकते हो। तो वो इतना पैसा, हम बहुत सारी वीडियोस देखते हैं, वो 33 टाइम्स वाला रूल देखते हैं, वो बहुत सारे तरह के रूल्स देखते हैं। तो वो इतना पैसा कितना पैसा है जिसे हम माने कि ओके अब हम लोग जो है वो रिटायर कर सकते हैं, ये इतना पैसा मेरे पास आ गया कि मैं रिटायर कर जाऊँ, अब एटलीस्ट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊँ। चलो रिटायरमेंट अलग है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गया। So let's say if you talk about very very basic numbers, आज की डेट में तुम इंडिया के एक टॉप कॉलेज से ग्रेजुएट करके अगर निकलता है, सपोज यू आर फ्रॉम द टॉप 5 IITs एंड द टॉप 5 ब्रांचेस ऑफ दोस टॉप 5 IITs, क्योंकि आजकल तो साली IIT भी इतनी हो गई हैं और IIT के अंदर भी इतनी ब्रांचेस हो गई हैं कि सारे IITians को सेम लेवल पे रखना शायद उचित नहीं होगा। बट टॉप 5 IITs और टॉप 5 IITs की टॉप 5 ब्रांचेस से निकल के तुम यूएस के अंदर अगर जॉब करने जाता है, the amount of money that you will be making will be so much that you will be able to actually save and invest. Now then coming to the amount of money that you would need, that depends upon कि तुम्हारे खर्चे कितने हैं। या तो तुम ये कर लो कि भैया मेरा इतना खर्चा है, इस खर्चे से मैं अमाउंट में निकाल दूंगा। वो तुमको एक्सेल में कैलकुलेट करना पड़ेगा और उससे तुमको घंटा फर्क पड़ने वाला है। अरे भैया जो भी वो नंबर आ रहा है वो 33x पे इतना आएगा, 30x पे इतना आएगा, 40x पे इतना आएगा, है क्या तुम्हारे पास में? नहीं है ना, तो कोई पॉइंट नहीं है। सो इट्स एन एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी। स्टिल फॉर मैथमेटिकल पर्पसेस, फॉर डिस्कशन पर्पसेस, आई बिलीव एनीथिंग फ्रॉम 30x to a 60x sort of a number is credible। अब वो सही कितना है, वो 30x बहुत बड़ी रेंज हो गई। जैसे कि अगर तुम्हारा महीने का खर्चा सपोज ₹1,00,000 है, जस्ट एज अ रफ एग्जांपल, तो महीने का खर्चा अगर तुम्हारा ₹1,00,000 है तो साल का खर्चा हुआ तुम्हारा ₹12,00,000, जो कि 30x अगर तुम करोगे तो 3.6 करोड़ हुआ, 60x तुम करोगे तो 7.2 करोड़ हुआ। तो 3.5 से 7 करोड़ के बीच में ये नंबर आएगा, विच विल बी गुड इनफ फॉर मोस्ट पीपल। एंड अब वो 30 पे है या 40 पे है या 50 पे है, हार्डली मेक्स दैट मच ऑफ अ डिफरेंस, क्योंकि रेंज इतनी बड़ी है। अब मैं 3.5 से 7 करोड़ की तुमको इतनी बड़ी रेंज दे रहा हूं, तो कोई बोलेगा कि नहीं यार 3.5 वाला 30 के लिए काफी नहीं है, तो भैया मैंने कहा तू ऊपर वाली लिमिट ले ले। कोई प्रोबेबिलिटी का गेम है। हाँ, so this sort of range, 3.5 से 7 करोड़ की रेंज is fair enough for anyone, but yes, it is a very very big range as you can see. राइट। अभी आपने एक बात और बोली थी कि अगर आपके पास इतना पैसा हो गया, हमने उसको भी डिफाइन कर दिया, आपने एक रेंज दे दिया, तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हो। एटलीस्ट आपने बोला था फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हो, नॉन फाइनेंशियली अभी और एस्पेक्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। तो अब क्योंकि आप एक्सपीरियंस कर रहे हो उन चीज़ों को, तो वो नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट क्या क्या हैं जिनका आफ्टर गेटिंग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट आपको ध्यान रखना पड़ता है, या जब आप रिटायर हो जाते हैं, जल्दी रिटायर हो जाते हैं, तो वो नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट कौन से हैं जो परेशान करते हैं? बहुत सारी चीजें परेशान करती हैं यार मेरे को। अब हर आदमी के लिए जो चीजें हैं वो परेशानी की अलग अलग रहती हैं। जैसे मैं बता सकता हूँ जैसे कि मेरे को क्या चीजें परेशान करती हैं। एक तो जो मेरे को परेशान करता है वो ये है कि अब बिकॉज मेरे पास में टाइम है, मेरे घर वालों की, मेरे दोस्तों की, या इवन एब्सोल्युटली रैंडम अननोन लोगों की मुझसे एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं, अरे भाई तू तो खाली है, कर देना यार। चाहे वो मेरे को अपने बच्चे को स्कूल से लेके आना है, या आटा पिसवाना है, या जस्ट 4-5 दिन पहले की ही बात है, एक दोस्त है वो एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवा रहा था, तो बोला कि यार उसमें आके 3-4 घंटे के लिए तुम जज बन जाएगा क्या। सो इस टाइप की चीजें होती हैं, क्योंकि लोगों को पता भी, और मैं काफी ज्यादा
भाई या तो ये है कि तुम ये सब करके एकदम चुपचाप बैठ जाओ तो लोगों को पता ही नहीं है कि क्या स्थिति है, कितना तुम्हारे पास में टाइम है। बट सिंस आई एम वेरी वोकल, अ लॉट ऑफ पीपल नो अबाउट इट, तो वो लोगों की एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो बढ़ जाती हैं, बिकॉज दे नो यू हैव फ्री टाइम। Also they have start having expectations in terms of the monetary aspect. अब पैसा कोई तुमसे मांगता नहीं है, that does not really happen कि हाँ यार मेरे को हांडा 5 लाख रुपया उधार देते, वो कभी नहीं हुआ है। बट ये जरूर हो जाता है कि अब मान लो तुम नई कंपनी अपनी चालू कर रहे हो और तुमको लगता है कि अच्छा हाँ यार हांडा एडटेक के अंदर काम किया है, मैं एडटेक के अंदर कंपनी चालू कर रहा हूँ, ये सही आदमी रहेगा, पैसा तो इसके पास है ही, एक काम करता हूँ मैं 5-10 लाख रुपए का इससे इन्वेस्टमेंट ले लेता हूँ सो दैट ही इज इन्वॉल्व। अब तुम आएगा मेरे पास में कि अच्छा हाँ इन्वेस्ट कर दो, मैं बोलूंगा कि नहीं भैया मैं तो इन्वेस्ट नहीं कर रहा, तो तुमको बुरा लग जाएगा कि इसके पास में पैसा भी है, ये भी है, ये नहीं कर रहा, यानी कि या तो इसको मेरे पे भरोसा नहीं है या मेरी कंपनी और आइडिया पे भरोसा नहीं है, तो तुम बुरा मान जाएगा। सो वो एक्सपेक्टेशंस हैं, वो मिसमैच रहता है, वेदर इट इन टर्म्स ऑफ वर्क और इन टर्म्स ऑफ द अदर एस्पेक्ट इज कि इज्जत खत्म हो जाती है बॉस मार्केट में तुम्हारी, जब तुम कुछ नहीं करते हो तो। कि अब जैसे मैं एडटेक के अंदर इन्वॉल्व था, मैं स्टार्टअप्स के अंदर इन्वॉल्व था, कोई स्टार्टअप मीट वगैरह हो रही है, तो जिस मीट के अंदर लिटरली जिस मीट के अंदर जाके मैंने पहले एज अ स्पीकर पार्टिसिपेट किया है, अब भाई कुछ तो स्पीकर जनता होती है, कुछ डेलीगेट्स होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कि एकदम लफंडर वाले जो है खाली बस देखने के लिए आ गए हैं। भाई साहब इनविटेशन ही नहीं आता है अब उनका कि तुम आके अटेंड तो कर लो, क्योंकि इट डजंट हेल्प। प्लस जो लोग थे जो कि पहले तुम्हारे ओपिनियन को समझ में आता है ना यार, तुम किसी से बात कर रहा है, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तो मेरे ओपिनियन को कितना वैल्यू कर रहा है या नहीं कर रहा है। एज लॉन्ग एज तुम अपनी एक कंपनी चला रहा है या तुम किसी भी हाई प्रोफाइल पोजीशन पे है, किसी भी अच्छी जॉब में है, तो लोग तुम्हारे ओपिनियन को वैल्यू करते हैं कि अरे यार जैसे मैं अनअकैडमी में डायरेक्टर की पोस्ट पे था, अनअकैडमी में डायरेक्टर है तो कुछ तो इसको ज्ञान होगा ही होगा। अपनी कंपनी चला रहा है, 5-10 हजार बच्चे इसके यहाँ पढ़ते हैं, अरे इतने बच्चों को पढ़ा रहा है तो इसको कम से कम एडटेक के बारे में कुछ तो ज्ञान होगा ही होगा। सो एंड सो पीपल, इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ क्रेडिबिलिटी। अब आज की डेट में मैं जो बात कर रहा हूं, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले वो टेस्ट सीरीज वाली बात कर रहे थे या लाइव वीडियोस और वो रिकॉर्डेड कंटेंट की बात कर रहे थे कैट के बारे में। दिस ओपिनियन इन द आईज ऑफ पीपल वुड हैव बीन वेरी वेरी वैल्यूएबल इफ इट वाज कमिंग फ्रॉम ए डायरेक्टर ऑफ an academy or B someone who runs his own company with 5,000 students. If it is coming from someone कि हाँ ये तो घर पे बैठा हुआ है अपना, इसको क्या पता है क्या नहीं पता है, अरे दुनिया चेंज हो गई, 2016 के अंदर बात और थी, 2024 के अंदर बात और है, a lot of people will have that opinion। क्यों? क्योंकि मेरे पास में कोई वैलिडेशन का ठप्पा नहीं है, तो इज्जत तुम्हारी जो है वो काफी कम हो जाती है इन टर्म्स ऑफ आईज ऑफ अदर्स। बुरा लगता है उसका कि अरे यार ये सब समझना पड़ रहा है और आपको नीचा दिखना पड़ रहा है लोगों की नजरों में, जस्ट बिकॉज आपके पास में कोई क्रेडेंशियल्स नहीं है। मैं बेवकूफ थोड़ी हो गया हूँ पिछले 2 साल में। सो बट दैट मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस। दी अनदर थिंग इज कि आपका कोई रूटीन नहीं रहता है। ये प्रॉब्लम आई थिंक ये मेरे साथ में स्पेसिफिक है एंड नॉट अ लॉट ऑफ अदर पीपल विल हैव इट, क्योंकि मैं आलसी टाइप का आदमी हूँ। मैं बहुत ज्यादा एक्सरसाइज ना तो मैं पहले करता था ना मैं अब करता हूँ, तो कुछ लोगों को लगता है कि अरे अब तो टाइम है तो अब तो तुम यार एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हो, स्विमिंग वगैरह कर सकते हो, यू कैन बिकम फिटर। थ्योरेटिकली यस, बट जिनको करना होता है ना वो नौकरी के साथ में भी करते हैं, वो जॉब के साथ में भी करते हैं। अरे यार लोग $1 बिलियन कंपनी चलाते रहते हैं, उसके साथ साथ भी जो है वो लोग मैराथन दौड़ते हैं, बहुत लोग हैं जो कि ऐसा कर लेते हैं। तो बिकॉज मैं कभी भी उस टाइप का रहा नहीं, तो मेरा कोई भी एक रूटीन अब नहीं रह गया है, विच क्रिएट्स इट्स ओन सेट ऑफ प्रॉब्लम्स। कि तुम्हारा लाइफ में एक रूटीन होना बहुत ज़रूरी रहता है, जो कि मेरा नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ बनाने की, वो चलता है महीना 1.5 महीना, फिर वापस मैं फेल हो जाता हूँ और इधर उधर हो जाता है। अब मेरी उम्मीद, और ये पहले था एक्चुअली, मेरा बच्चा जब तक स्कूल नहीं जाना चालू किया था
नाउ आई एम होपिंग जुलाई से मेरा बच्चा स्कूल जाना चालू करेगा तो थोड़ा सा मेरा रूटीन जो है वो बेटर हो जाएगा। तो फ्रॉम द टॉप ऑफ माई माइंड यही सारे मेरे को चैलेंजेस जो हैं वो अभी नजर आ रहे हैं एज द नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ फायर। राइट, राइट। इमीडिएट फैमिली का क्या रिएक्शन था व्हेन यू अनाउंस्ड, जब उन्होंने आपने उनसे डिस्कस किया होगा या फिर जब आपने फाइनली बोला कि भाई ओके अब मैं बस अपना रेस्ट करूँगा, इंजॉय करूँगा अपनी लाइफ को, अपने तरीके से जीऊँगा और मैं अब पढ़ाना छोड़ रहा हूँ या मैं अब एक्टिव इन्वॉल्वमेंट किसी भी बिजनेस के अंदर छोड़ रहा हूँ, क्या रिस्पॉन्स था? ऐसा कुछ यार ये कोई पिक्चर नहीं चल रही है कि सबको बिठा के कोई मीटिंग मीटिंग होती है, सबको पता रहता है यार तुम्हारी जिंदगी के अंदर क्या चल रहा है भाई। जहां तक फिनेंस की बात है तो बोथ माय मॉम को तो खैर उतना समझ में नहीं आता है, बट बोथ माय फादर एज वेल एज माय वाइफ दे आर वेरी फाइनेंशियली savvy एंड स्टफ। तो मेरी वाइफ तो खुद सीए हैं, मेरे फादर जो हैं वो डॉक्टर हैं, और दे भाई पैसा एक दिन में थोड़ी आया है। पैसा तो मैंने 2012-13 में धंधा चालू किया, 14-15 से धंधा चलने लगा, और 14, 15, 16, 17, 18, 19 ये 5-6 साल मैंने पैसा कमाया है। तो जैसे जैसे पैसा कमा रहा था वैसे वैसे घर को पता तो रहता ही है ना, अच्छा हाँ अरे ठीक है यार बेटा कमा रहा है, अब उसका फाइनेंशियल स्टेटस ये हो गया। और मेरी वाइफ को जो कि टैक्सेस वगैरह सारे के सारे वही हैंडल करती है बिकॉज शी इज अ सीए, उसको तो एग्जैक्टली पता रहता था कि कौन सा पैसा कहाँ है, कितना है, क्या है। और बिकॉज मैं अपने डैड के इन्वेस्टमेंट सारे मैं ही हैंडल करता आया हूँ, चाहे मेरे घर के हों, मेरे वाइफ के हों, चाहे मेरे फादर के हों, तो मैं इन्वेस्टमेंट्स हैंडल फादर के भी करता था। तो कई बार अब मैंने कुछ डिसीजन लिया कि अच्छा हाँ इस पैसे को हम लोग किसी डेट फंड में मूव कर देते हैं, तो क्यों मूव कर, तो मेरे को डैडी को मैं समझाता था कि अच्छा हाँ देखो अपने पास में, हम सबके पास में मिला के इतना पैसा है, इसलिए ये डिसीजंस ले रहे हैं। सो फाइनेंशियली ऑल ऑफ देम वर वेरी वेरी अवेयर कि भाई पैसे की तो लाइफ में दिक्कत नहीं है अब। राइट। और जहां तक काम करने की या नहीं करने की बात है, वो वाइफ को तो बहुत ही ज्यादा समझ में आ रहा था कि मैं बिजनेस से या नौकरी से कितना परेशान हूं, कितना दुखी हूं, क्योंकि वो हमेशा साथ में रहती है। और पेरेंट्स को भी समझ में आता ही था कि यू नो कि आदमी ये घुट घुट के जी रहा है, तो किस लिए। तो ऐसा कुछ एडवर्स रिएक्शन या पॉजिटिव रिएक्शन वैसा कुछ था नहीं। वाइफ तो खैर काफी सपोर्टिव ही थी कि अच्छा है छोड़ दो, कम से कम इसी बहाने तुम घर पे थोड़ा तो हाथ और बटाओगे। सो शी वाज वेरी हैप्पी विद दैट। और वो तो अभी भी यही बोलती है कि अभी भी तुम कोई ऐसा हाथ बटा तो रहे नहीं हो, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट माय आर्गुमेंट इज कि नहीं मैं पहले से तो बहुत ज्यादा कर रहा हूँ, बट पेरेंट्स को भी ये था कि अच्छा मतलब दे डोंट रियली केयर, उनको पता है, भरोसा है कि हाँ यार मतलब लड़का स्मार्ट इनफ है टू टेक हिज ओन डिसीजंस। मॉम कभी कभी अभी भी मेरी डिसअपॉइंट हो जाती हैं कि यार ऐसे कैसे, कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ तो कर लो, तुम फ्री में जाके कहीं किसी कॉलेज में पढ़ा दो, बट कम से कम तुम्हारा कोई रूटीन जो है वो बन जाए। एक बहुत बड़ा उसका रीजन भी ये है कि मेरी मॉम जो थी, सो माय मॉम रिटायर्ड एट 60 लाइक एनी अदर गवर्नमेंट सर्वेंट, बट उसके बाद में भी उन्होंने कम से कम 8-10 साल तक पोस्ट रिटायरमेंट भी अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करी है। मेरी मॉम गायनोकोलॉजिस्ट थी, तो और डॉक्टर लोग करते ही हैं यार उनका वो रिटायरमेंट के बाद उनकी प्रैक्टिस वगैरह, तो उनको कई बार लगता है। और काफी सारी उनकी जो प्राइवेट प्रैक्टिस होती थी बाद में, वो अपना ये जो हम लोग भरतपुर में थे, तो भरतपुर में एक वो कैंटोनमेंट एरिया है, तो वो आर्मी वालों के वहां पे हो गई। फिर उसके बाद में जब वो जयपुर आए, तो जयपुर के अंदर जो है ना ये शिविर विविर लगते रहते हैं डॉक्टर लोगों के, उस सब के अंदर जाके होगी। सो इट ऑल्सो हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग सोशल एलिमेंट टू इट। तो उनका ये था कि यार मैं भी तो कर ही रही थी, पैसे थोड़ी मिल रहे थे, पैसे के लिए थोड़ी कर रहे थे, इसलिए कर रहे थे कि भाई किसी का कुछ फायदा हो जाएगा। अब तुम इतने साल पढ़ाया है तो यू हैव दैट सर्टेन स्किल सेट, किसी का फायदा करने के लिए यू शुड डू इट। सो मॉम स्टिल हैज दैट थिंग
अभी कभी कभी बात होती है कि बेटा कुछ कर ले, कुछ रूटीन बना ले, इसी बहाने जो है और कुछ नहीं होगी तो कम से कम तुम रोज शेव करके जो है तैयार होके कहीं जाएगा तो सही। राइट। कि चाहे 75 की हो गई है मम्मी, बट कि अच्छा हाँ लड़के ने शेव नहीं की है, ये तो उनको आज भी डिसअपॉइंटमेंट रहता ही है। राइट, क्या बात है। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग होंगे जो बिल्कुल एज पे खड़े होंगे इस समय कि अब मुझे काम करना छोड़ देना है, मेरे पास उनके पास पैसे आ गए हैं, फॉर एग्जांपल लेट अस अज्यूम वन थिंग कि फाइनेंशियली दे आर इंडिपेंडेंट, बट बिल्कुल अब एज पे हैं और वो जैसे बचपन में शी लव्स मी नॉट वो करते रहते हैं बस फूल की पत्तियां तोड़ के कि अब काम करना छोड़ूं या काम करना नहीं छोड़ूं। मैं चाहता हूं कि इसमें कोई डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, आई अंडरस्टैंड कि हर कोई अलग है, हर किसी का थॉट प्रोसेस अलग है, बट फिर भी कोई स्टेप्स हैं, कोई गाइडेंस हैं, कैसे वो कॉल ली जाए कि ओके अब मैं ये काम छोड़ना चाहता हूँ, वो चाहे उसके बाद चाहे कुछ और करें, लेकिन वो काम छोड़ना चाहते हैं जो वो करंटली भी कर रहे हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, ये हम गिवन लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो यार तुम इतना बम्पर पैसा बना के बैठा है, मुझसे दुगना पैसा तेरे पास में, तुम क्यों काम कर रहा है? मुझसे पूछ रहे हैं आप? हाँ मतलब जेन्युइनली यार, तुम यू आर सिग्निफिकेंटली रिचर देन आई एम, यू आर यंगर देन मी, बट तुम भी काम तो कर ही रहा है ना। राइट। तो मैं मुझे ऐसा लगता है तुमको मजा आ रहा है इसमें इसलिए कर रहा है, या एग्जैक्टली तुमको और पैसे की भूख है तुम इसलिए कर रहा है। देख, पैसे की कोई लिमिट नहीं है भाई। अब तेरे पास में अगर 100 रुपया है तो तुम 300 के लिए कोशिश करता रह सकता है। तुमको काम के अंदर एक सर्टेन सेटिस्फैक्शन मिलता है, एक पर्पस मिलता है, अच्छा लगता है, तो तुम करता रह सकता है। दैट इज ऑल दैट देयर इज टू इट। कि तुम, बल्कि मैं ये भी नहीं बोलूंगा तुम काम से खुश है, तुम काम से परेशान है क्या, दैट वुड बी अ बेटर थिंग। देख, कुछ लोग होते हैं जो कि नौकरी से अपनी परेशान होते हैं, कुछ लोग होते हैं बॉस से परेशान होते हैं, तो भैया तुम नौकरी चेंज कर लो, बॉस चेंज कर लो। घर बैठना इज नॉट द सोल्यूशन फॉर दैट। तुम अपने करियर से ही परेशान है कि यार मैं इतने साल से काम करता आ रहा हूं, अब ये सब मुझसे नहीं होगा, तो रहने दो, तो तुम छोड़ दो। अब जैसे तुम है, तुम अपनी बात बता, इतना कमाने के बाद भी तुम क्यों काम कर रहा है? सर मैं ऑनेस्टली, हाँ मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, मैंने आपने जो 2 कारण बताए ना, उसमें से एक ही कारण है कि मज़ा बहुत आ रहा है, और मैं मुझे ऐसा लगता है कि मैं हर साल अपने करियर के पीक पे जाता हूँ और वहाँ मैं उसको एन्जॉय कर रहा हूँ। एंड एक चीज़ मैंने नोटिस करी है कि मेरे पास फॉर एग्जांपल 3-4 सब्जेक्ट्स थे, तो मैंने सब्जेक्ट्स धीरे धीरे मैंने सब्जेक्ट्स कुछ कम कर दिए। क्यों कम कर दिए? क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो एक्चुअली में जो आपने वर्ड्स बोले कि वो मुझे परेशान कर रहे थे, वो मुझसे शायद उतना एफर्ट हो नहीं रहा था जितना एफर्ट मैं उस टाइम पे कर रहा था। और ऑनेस्टली कुछ ऐसी इनकम स्ट्रीम्स बन गई हैं जहाँ पे लो एफर्ट से अच्छा खासा रेवेन्यू जो है वो आ रहा है। लो एफर्ट का मतलब ये नहीं कि लो वैल्यू, लो एफर्ट से रेवेन्यू जो है वो बड़ा ज़बरदस्त आ रहा है। तो ऑल इन ऑल आई एम एंजॉइंग इट टू द फुलेस्ट। एग्जैक्टली। अब मैं वही बोल रहा हूँ ना कि अगर आज की डेट में मेरे को लो एफर्ट से कम पैसा भी मिलेगा ना, तो भी मैं कर लूंगा, बट मेरे पास में वैसा कोई ऑप्शन बचा नहीं है। मेरे पास में ऑप्शन यही है कि या तो मैं एक हाई एफर्ट वाली नौकरी करूंगा, या मेरे को वापस से अपना एक कोई बिजनेस धंधा खड़ा करना पड़ेगा। और हाई पेइंग जॉब कम्स विद हाई स्ट्रेस, और तुमको कोई सा भी अपना धंधा शुरू करना है ना, लोग बोलते हैं कि अरे यार कुछ नहीं है, एक अपना बेकरी उकरी डाल दो, 20 लाख का इन्वेस्टमेंट लगे, बेटा चलाओ बेकरी, तब तुमको समझ में आएगा कि उसमें कितने बाल उड़ते हैं। राइट राइट। कोई भी धंधा जो है ना आसान नहीं होता है। सो दैट इज हाउ यू एक्चुअली डिसाइड कि जो भी तुम कर रहा है उसमें जो परेशानी है, उस परेशानी का क्या सोल्यूशन है। जैसे तुम 4 चीज कर रहा था, 4 में से तुमने 2 परेशानी वाली एलिमिनेट कर दी, या तुम अपने बॉस से परेशान है, तुमने अपना डिपार्टमेंट चेंज करवा लिया, या तुम अपनी कंपनी से परेशान है, वहां पे बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है, तो तुम एक लो प्रेशर वाली कंपनी में चला गया। ये सारे ऑप्शंस हैं तुम्हारे पास में जो कि तुमको पहले ट्राई करने चाहिए। जब साला कुछ नहीं हो सकता है तो आखिरी रास्ता होना चाहिए फायर का। जब भैया कोई ऑप्शन नहीं बचा है लाइफ में, क्या करो? राइट, फिर रिटायरमेंट वाले फेज में आ जाइए। हाँ, और कोई तरीका नहीं है डिसाइड करने का। यही है कि तुम अपने आप से ऑनेस्टली सवाल पूछो कि भैया मैं कितना दुखी हूं, कितना परेशान हूं। आपने अभी जो बहुत सारी
इश्यूज़ बताए थे कि लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है पैसे को लेके, टाइम को लेके, और इज़्ज़त कम हो जाती है और आपकी बात की वैलिडेशन नहीं होती है। डू यू थिंक कि इसको मैनेज किया जा सकता था आपके थ्रू, मतलब आप इसे मैनेज कर सकते थे प्रॉपरली, या और कोई अगर अभी रिटायर हो तो उसको प्रॉपरली एक पॉलिश्ड वे में मैनेज कर सकता है कि एक्सपेक्टेशन भी टोन डाउन रहे, इज्जत भी बनी रहे, वैलिडेशन भी मिलती रहे? पता नहीं यार, ये आई डोंट रियली नो, क्योंकि हर आदमी का तरीका अपनी लाइफ को जीने का वो अलग अलग होता है। कई लोगों के लिए तो वो स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस में जाके या किसी भी कॉन्फ्रेंस में जाके या कहीं भी जाके स्टेज पे चढ़ना उनको पसंद ही नहीं है। राइट। तो मतलब उनकी लाइफ ही अलग होती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि who don't really have the tendency to go out and actively advise others. बहुत सारे लोग होते हैं जो कि जिनकी टेंडेंसी ये नहीं होती है कि वो पब्लिक में ओपन रहते हैं। जैसे मैं बताना चाह रहा हूँ कि आई हैव ऑलवेज बीन someone who has seeked validation from others. कि मैंने 2002 के अंदर अपना ब्लॉग वगैरह लिखना चालू किया था। तो 2007-8 के आसपास मैंने वीडियोस बनाने चालू किए थे। 2011-12 में मैंने अपनी किताब लिखी थी। सो आई हैव ऑलवेज डन स्टफ कि हाँ यार, वो 4 लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं तो ढंग की बात कर रहे हैं, तो उससे मेरे को बड़ी खुशी मिलती है। तो ये मेरी कमी है कि मैं और लोगों पे इतना डिपेंड करता हूँ। तो ये जो मेरी कमी है, ये फायर की वजह से कमी नहीं है, ये मेरे जीवन की ही कमी है। मैं हमेशा से ही इन चीजों से इन ऐसी चीजों को चेस करता रहता हूं जो कि आपको मिल ही नहीं सकती हैं। तो ये तो प्रॉब्लम मेरे में बहुत वक्त से है। तो उसका फायर से कुछ लेना देना जो है वो नहीं है। कुड इट बी बेटर मैनेज्ड? I believe yes, could be. I believe one of the things could be कि आप, जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, अगर मैं बैंगलोर जैसी सिटी के अंदर रह रहा होता और जयपुर में नहीं होता, या मैं NCR जैसी किसी सिटी में होता, गुड़गांव में होता, एंड ऑल ऑफ दैट, तो मैं जो एडटेक कंपनीज हैं उनके साथ में थोड़ा ज्यादा इन्वॉल्व हो सकता था। ज्यादा अच्छा, हाँ, हफ्ते के अंदर एक बार गए, अरे चल यार नीरज से मिलके आते हैं, देख रहे हैं भैया उसका क्या धंधा वंदा चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। और मैं हफ्ते के अंदर एक बार अगर जाऊंगा इन सब कंपनी में, तो मैं कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करके तो आऊंगा ही आऊंगा। और अगर नहीं भी होगा तो भी फाउंडर के साथ में बैठूंगा, बियर वियर पीऊंगा, कम से कम उसका मन हल्का हो जाएगा। एंड आई वुड हैव ऑल दोज अपॉर्चुनिटीज। सो मे बी वन थिंग दैट कुड हैव बीन पॉसिबल इज दैट आई कुड हैव बीन इन अ बेटर सिटी, जहां पे कि मेरे को एक अच्छा नेटवर्क मिल जाता अपॉर्चुनिटीज का एंड ऑल ऑफ दैट, ताकि मेरे को ये जो खाली वक्त काटने को दौड़ता है वो नहीं होता, उसको यूज करने के कुछ ऑप्शंस रहते। अब एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछूंगा। आई होप काफ़ी सारे लोग हैं जो आपको देखते होंगे कि आपने कैसे कैट में पढ़ाना शुरू किया, और कई टीचर्स की शायद आप इंस्पिरेशन भी रहे होंगे, राइट? क्या ये, जैसे आपने डिसीजन लिया कि आप अनअकैडमी को ज्वाइन कर रहे हैं, या अपना वेंचर आपने अनअकैडमी को सेल आउट कर दिया, क्या सही लगता है आपको आज की डेट में कि एक टीचर को इंडिपेंडेंटली काम करते रहना चाहिए, या उसे ऐसी बड़ी एडटेक कंपनी के साथ मर्ज हो जाना चाहिए? क्या, अगेन मेरा क्वेश्चन हमेशा ये कि वो डिसीजन मेकिंग कैसे ली जाए कि भाई मैं एक पर्टिकुलर पैसे से आप बहुत सिंपली स्पीकिंग ये फिगर आउट करो कि भैया तुम अकेले करते रहोगे तो तुमको ये अंदाजा होना चाहिए कि इस साल में तुम कितना पैसा कमाओगे, या पिछले साल में तुमने कितना कमाया था वो नहीं। 5 साल का विजन लेके चलो कि 5 साल के अंदर तुम कितना पैसा कमाने वाला है। एंड इन केस ए, इफ यू आर डूइंग इट इंडिपेंडेंटली, क्या तुमको ग्रोथ लगता है? भाई तेरे को बेस्ट केस वर्स्ट केस सिनेरियो अंदाजा हो जाता है। इफ यू हैव बीन रनिंग अ बिजनेस फॉर इवन 5 years, 5 साल तुमने अगर धंधा चला लिया है ना, तो अगले 5 साल के अंदर, मैं ये नहीं बोल रहा हूं तुम प्रेडिक्ट कर पाएगा कि अच्छा हाँ मेरी 12.2 करोड़ कमाई होगी, पर तुम इतना प्रेडिक्ट कर पाएगा कि अच्छा हाँ यार ये धंधा ग्रो करेगा, प्रॉफिटेबल रहेगा, या नहीं ये चैलेंजेस आ रहे हैं, अगले 2-3 साल में ये चेंजेस हो जाएंगे और फिर ये गिरने लग जाएगा। सो बेस्ड अपॉन दैट you draw up a projection of what you can make on your own versus what you can make with a big company.
and then decide purely based on those numbers is what I would say is the right way to decide. राइट बट जो फ्रीडम ऑफ मैं बोलूँगा टीचिंग होती है उसको हम कंसिडर ना करें बिल्कुल भी कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ, मेरा स्टाइल बदल जाएगा या मुझे ऊपर कोई प्रेशर आ जाएगा अभी। I don't think so, क्योंकि ये जो प्रेशर आता है ये तो मार्केट से आता है ना भाई। ये प्रेशर कोई तुम्हारा जो वहां पे बॉस बैठा है और वो तुमको डंडा मार के कुछ करवा रहा है, क्यों करवा रहा है? इसीलिए करवा रहा है क्योंकि उससे धंधा जनरेट होगा। उसको कोई शौक थोड़ी आ रहा है तुमको डंडा मारने का। जो तुम्हारा वो फ्रीडम कर्व करके कहना चाह रहा है कि अच्छा हाँ नहीं तुम टेस्ट सीरीज जो है वो मुश्किल टेस्ट सीरीज बनाओ, क्यों कहना चाह रहा है? वो इसीलिए कहना चाह रहा है क्योंकि उससे धंधा बेटर होगा। अगर तुम अपनी कंपनी के अंदर भी तुम धंधा बेटर की तरफ अगर नहीं जा रहे हो, तो यहां पे तुमको ये फ्रीडम है कि तुम अपना नुकसान कर रहे हो, वहां पे तुमको वो फ्रीडम नहीं है कि तुम अपना नुकसान कर रहे हो। सो दैट गेट अकाउंटेड फॉर इन द मॉनेटरी पार्ट। भाई तुम अपनी कंपनी के अंदर भी यू विल ऑलवेज नो ना कि मैं ये कर सकता हूं और इससे मेरा धंधा बेटर बढ़ सकता है। होगा। सो इट इज once again a lot of these calculations would happen on the Excel। जो चीज तुमको पसंद नहीं है, मान ले कि चल मेरे को ये नहीं पसंद है और तुमको वो करना पड़ेगा, तो उसके लिए पेनल्टी लगा दे एक्सेल के अंदर कि अच्छा हाँ ये जो मेरे को चीज करनी पड़ेगी जो कि मेरे को पसंद नहीं है उसके लिए मैं 20% पेनल्टी लगा दूंगा। कोई ऐसी चीज है जो कि तुमको करनी है चाहते हो और वो तुमको बड़ी कंपनी में नहीं कर पाओगे, जैसे बहुत सारी बड़ी कंपनीज हैं जो कि उनको एक एक्टिव सोशल मीडिया प्रोफाइल नहीं रखने देती है। राइट। और ये चीज तुमको पसंद है, तुम्हारी इच्छा है, नहीं भाई ये तो मेरे को चाहिए। तो व्हाट यू डू इज तुमने अपना कैलकुलेशन किया, अपने कैलकुलेशन के हिसाब से तुम 100 रुपया कमा रहा है ऑन योर ओन और तुम कंपनी के साथ में 150 रुपया कमा रहा है। नाउ व्हाट यू डू इज यू अप्लाई अ पेनल्टी ऑफ 50% ऑन द कंपनी थिंग। तो वो 150 का इक्विवेलेंट जो है वो 75 रुपया हो गया। And then you compare 75 and 100. See, any factor that you are accounting for, उसकी एक मॉनिटरी वैल्यू एग्जिस्ट तुमको निकालनी पड़ेगी। कि अगर मैं तुमको बोलूं कि मैं तेरे को 1 करोड़ रुपया देता हूं और 1 महीने तक तुम भाई कोई स्क्रीन भी नहीं देखेगा, तो क्या तुम ये 1 करोड़ के लिए करेगा? हाँ मैं तो कर लूंगा। 1 करोड़ क्या तुम मेरे को, आई थिंक मेरे को कोई अगर 5 लाख रुपया भी दे देगा ना तो मैं 1 महीने तक जो है स्क्रीन को नहीं देखूंगा। फॉर 5 लाख रुपीज आई विल नॉट लुक एट एनी स्क्रीन एनीथिंग फॉर 1 मंथ। नाउ मेरे को स्क्रीन का तो मतलब भारी एडिक्शन टाइप का है। मैं दिन भर ट्विटर पे रहता हूँ एंड आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑनलाइन। बट एक मैंने मॉनेटरी वैल्यू अभी बात करते करते सोच के निकाल ली। 5 लाख रुपया मिल गया तो भैया 1 महीने के लिए आई एम ऑफ स्क्रीन। नाउ let's say if you want to put a monetary value to anything and then you put it in that Excel and then you compare. So decision पैसे के बेस पे ही होगा because that is the only quantifiable metric। अब उसके बाद में तुमको सोचना होगा कि ये तुम्हारे लिए कितना जरूरी है। अब कुछ लोग होंगे कि जैसे तुम अपने बाप का कितने पैसे के लिए मर्डर कर देगा, कितना भी पैसा मिल जाए मैं तो नहीं करूंगा। बट बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अपने बाप का मर्डर कर देते हैं जायदाद के लिए। उस जायदाद की वैल्यू जो है शायद 50 लाख रुपए के मकान के लिए भी लोग मर्डर कर देते हैं। तो उनके लिए 50 लाख के लिए वो अपने बाप का मर्डर कर देंगे। इतना कोई पैसा नहीं है जिसके लिए मैं अपने बाप का मर्डर कर दूंगा। तो फिर 100% पेनल्टी लग गई तो फिर बाप का मर्डर करना कभी ऑप्शन ही नहीं है। राइट। ऐसे ही अगर तुम्हारे सामने कोई एक ऐसा हुआ जाता है नहीं यार कुछ भी हो जाए ये तो मैं नहीं करूंगा, तो तुमको बड़ी कंपनी ज्वाइन ही नहीं करनी। बट एवरीथिंग हैज अ मॉनेटरी वैल्यू इन इट्स टर्म्स। राइट। एक क्वेश्चन है, थोड़ा फिलोसफिकल क्वेश्चन भी हो सकता है, बट ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 10 अब आप कितना हैप्पी, कितना इंजॉयबल फील करते हो इस समय इन कंपैरिजन टू योर वर्किंग लाइफ? सो again my working life has been very very different over the years. I think the happiest that I was in my working life was जब मैंने जस्ट कमाना शुरू किया था 2006-2007 में। मैं कलकत्ता में था, कुछ 30-35 हज़ार मेरी तनख्वाह हुआ करती थी
और 2006-7 में कलकत्ता में 30-35 हज़ार पे तुम बादशाह हुआ करते थे, बहुत बहुत सस्ती जगह है, और टाइम भी काफी हो गया। आई नो कि राइट। 30-35 हज़ार कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता है, बट मैं 2006-7 की, आज से तकरीबन 15-20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तब 30-35 हज़ार अच्छी तनख्वाह हुआ करती थी। So I think that is when I was the happiest, and I would put that at a 10 as my working life career. I think फिर जब मेरा धंधा अच्छा चल रहा था 2013 से लेके 2018 के पीरियड पे, I would probably put that at an 8 or so. देन जब मेरा बिजनेस फेल होने लग गया है, जब मैं अन अकेडमी के लिए काम कर रहा था, इन दैट पर्टिकुलर पीरियड आई वुड पुट इट एट 2 और सो, और आज की डेट में आई विल प्रोबेबली पुट इट एट पोस्ट रिटायरमेंट, आई विल से आई एम एट अ 4 राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ हैप्पीनेस। तो बहुत अलग अलग हैं यार। सो 10 मैं बहुत खुश भी था काम से, फिर मैं थोड़ा खुश भी था काम से, फिर मैं बहुत परेशान भी था। तो आई थिंक 10, 8, 2 एंड 4 आर दी नंबर्स। राइट। अब सर एक काम करते हैं, आपके ट्विटर अकाउंट पे चलते हैं, और मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करूंगा जो भी एकदम ट्विटर पे मस्ती करना चाहते हैं, लर्न भी करना चाहते हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में जानना चाहते हैं, और कभी कभी बोर हो रहे हो तो हंसना चाहते हैं, वो रवि सर को ज़रूर जो है वो ट्विटर पे फॉलो करें। आई डोंट नो रवि सर कैसे इसको डिफाइन करेंगे, बट एक बार चलते हैं आपके अकाउंट में। मैंने कुछ ट्वीट्स निकाले हुए हैं और वो मैं सबके साथ शेयर करने वाला हूँ। आपके कुछ ट्वीट्स हैं, एक तो आप बहुत सारे ट्वीट्स करते हो, मैंने आपको फॉलो कर रखा, और मेरी टाइमलाइन आपके ट्वीट से जो है वो भर जाती है। सबसे पहले मैंने एक ट्वीट देखा, अभी आपने रिसेंटली किया था, बड़ा ही फ़नी सा वो मुझे लगा। मैंने कहा क्या कर रहे हो आप? मेड अनदर एंजल इन्वेस्टमेंट टुडे फ्रॉम हिज कॉलेज फंड, ही इज़ ईदर गोइंग टू बॉस्टन और टू जादवपुर, नथिंग इन बिटवीन। तो ये इस समय रिटायरमेंट के बाद कहा जाता है कि भाई पैसे को संभाल के रखो, डेट फंड में डालो, थोड़ा वो एसेट एलोकेशन कर लो, बट इन्वेस्टिंग इन स्टार्टअप्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ये क्या थॉट प्रोसेस है, इसके बारे में कुछ जानना चाहता हूँ मैं। हाँ, फेयर। तो यार मेरे पास में जो पहली बात तो ये जो है, दिस वाज कंप्लीटली जोक। मैं अपने बच्चे के कॉलेज फंड का पैसा एंजल इन्वेस्टमेंट में नहीं डाल रहा हूँ, और दैट आई पोस्टेड जस्ट एज अ जोक। On the other hand, but yes, I do keep making angel investments from every now and then. इसका मेन रीजन जो है वो तो ये है कि भाई इसी बहाने मैं कुछ तो कर रहा हूँ, कम से कम मैं कुछ नई कंपनीज के बारे में मेरे को पता चलता है, 2 लोग आके बात करते हैं इसी लालच में कि क्या पता हांडा इन्वेस्ट कर देगा, अदरवाइज कौन पत्ता देगा मेरे को, कोई पत्ता नहीं देगा। तो और अगर मैं ये करूंगा कि अच्छा हाँ मैं खाली लोगों से मिलता रहूंगा, हाँ मैं कर दूंगा एंड आई डोंट मेक एनी इन्वेस्टमेंट, तो लोगों को ये भी पता लग जाएगा कि यार ये तो पैसा जो है खाली हवा में बात करता रहता है, देता नहीं। सो आई एक्चुअली नीड टू मेक इन्वेस्टमेंट्स टू keep myself relevant and involved. So that is the biggest reason. Financially, I don't think it makes too much sense to make angel investments for a vast majority of people. Financially, for someone like me, I do have a little bit portion in my corpus, which is something like कि अगर ये डूब गया तो मेरी जिंदगी में कोई खास फर्क पड़ नहीं जाएगा। तो ये जो गैम्बलिंग का पैसा है, सो टू से, अब ये जो गैम्बलिंग का पैसा है, ये जो 10x बेट्स के लिए पैसा है, मैं लिटरल जाके, मेरे को ब्लैक जैक का काफी शौक है एंड आई डू बिलीव आई एम गुड एट ब्लैक जैक एज वेल। तो मैं जब भी कोई ऐसे डेस्टिनेशन पे जाता हूँ जहाँ पे कि कसिनोज हैं, मैं उन कसिनोज के अंदर मैं हमेशा जाता हूँ, और आई थिंक 90% ऑफ द टाइम्स, और मेरे को मतलब कसम से अभी मैं 100% बोलने में मेरे को डर लग रहा है, बट मेरे को कोई याद नहीं आ रहा है आज तक मैं कभी कसिनो में पैसा हारा नहीं हूँ। मैं हमेशा जीत के ही आया हूँ, बट जब मैं जाता हूँ तो मैं हमेशा सोच के जाता हूँ कि हाँ भैया लाख रुपए से ज्यादा का जुआ जो है वो नहीं खेलना। सो आई सेट दैट माइंड व्हेन आई एम एंटरिंग इनटू अ कसिनो, और आई थिंक मैं हमेशा वैसे ही आया हूँ। सो सिमिलरली मैंने अपने पोर्टफोलियो में से थोड़ा पैसा मैंने निकाल के रख रखा है, भाई इसको मैं इन चीजों में लगाऊंगा जहां पे मेरे को उम्मीद है कि यार ये बम्पर रिटर्न दे देगा। ऑल्सो ये पैसा अगर डूब गया तो डूब गया, देखा जाएगा,
कोई इसमें फर्क नहीं पड़ने वाला है मेरी लाइफ में या मेरी जिंदगी में. So that is why I keep on making these angel investments हो गए या crypto हो गया. So these are the two high risk items that I have done till now. कमाई अभी तक तो कुछ भी हुई नहीं है. मैंने जितने भी angel investments किए हैं वो on paper a few of them have grown, on paper a few of them have done well, but एक में पैसा वापस भी आया बट नथिंग सिग्निफिकेंट टिल नाउ. राइट. एक मैं देखता हूँ आपकी ट्विटर से क्या लड़ाई चलती रहती है. आप हमेशा बताते रहते हो सिर्फ $20 दिए मुझे 1.5 महीने में, और मतलब आप इतना भी पोस्ट करते हो. ये ट्विटर से लड़ाई नहीं है ये. ओके, अगर वो इंप्रेशन जा रहा है कि मैं डिसअपॉइंटेड हूँ कि भग साला इतनी मेहनत करी और $20 आए, तो ये इंप्रेशन मैं देना नहीं चाहता हूँ. मैं मेन ये इंप्रेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो तो पहली बात तो कंटेंट क्रिएशन के अंदर पैसा नहीं है. हर कोई जो है वो टॉप 1% में जाके कंटेंट क्रिएट करके पैसा नहीं बना पाएगा. हर आदमी कोर्सेज में पैसा नहीं बना पाएगा. बहुत ही कम लोग होते हैं जैसे कि तुम हो या मैं हूं जिन्होंने की कोर्सेज में या ऑनलाइन कंटेंट क्रिएट करके पैसा बनाया है. इट इज देयर विल बी मोर डॉक्टर. तुम्हारे जो है ना IITN बनने की, IAS बनने की, डॉक्टर बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है. भैया साल में जो है लाख डॉक्टर निकलते हैं इंडिया के अंदर. साल में से 10,000 IITN निकलते हैं. साल में से 10,000 ऐसे लोग नहीं निकलते हैं जो कि अपना करियर ऑनलाइन अपना बना लेंगे और कोर्स वोर्स बेच के इन्फ्लुएंसर बन जाएंगे. तो पहला पॉइंट तो ये है कि ऑनलाइन तो पैसा है नहीं. दैट इज द मैसेज दैट आई वांट टू गिव आउट. द सेकंड मैसेज दैट आई वुड वांट टू गिव आउट इज कि अगर होगा भी तो भैया ट्विटर तो एकदम घटिया प्लेटफॉर्म है उसके लिए, बिकॉज ट्विटर इज अ टेक्स्ट बेस्ड प्लेटफॉर्म. यूट्यूब, Instagram, TikTok, anything that is visual is going to make more money because you will be able to sell more stuff in visual. Text में तुमको सामान बेचना जो है वो बहुत मुश्किल रहता है. At the end of the day कोई भी पैसा दे रहा है तो वो इसलिए दे रहा है ना कि उसको अपने धंधे में फायदा होगा. Twitter is not the ideal platform for that. So these messages are not my frustration towards the less amount of money, but more of a public service announcement. तो भैया ऑनलाइन धंधा बनाने की कोशिश मत करो. बहुत कम लोगों का बनता है. it's a low probability career. and B, करना भी है तो भी ट्विटर पे मत करो. और कहीं हाथ पांव मार के देखो, वहां ज्यादा चांसेस हैं कुछ होने के. राइट. बहुत अच्छा लगा सर आपसे बातचीत कर कर, बहुत कुछ सीखने को मिला. अभी मैं चाहता हूँ कि हम जब भी आपके पास समय हो हम एक बार और बैठें और आपकी इन्वेस्टमेंट्स को डिस्कस करें कि आपने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया फाइनेंशियल रिटायर होने के लिए. वो हम एक नेक्स्ट एपिसोड ज़रूर शूट करेंगे, उसमें कवर करेंगे. एंड मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं आपसे कैजुअली क्वेश्चंस पूछूं ताकि जनता जो है वो उसको आराम से सुन पाए, समझ पाए, और अपनी बहुत सरलता से सारी बातों के जवाब दिए. बहुत ज़्यादा खुल के आपने बताया. इतना खुल के तो कोई नहीं बताता, बहुत पॉलिशिंग कर करके बताया जाता है. बहुत बहुत धन्यवाद सर. थैंक यू. ग्लैड टू बी हियर.